हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 लेकर के। तो अगर अभी तक आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर जाकर के हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सीक्वेंस में ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अपने में ही काफ़ी एक वास्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं। ओके, सो देखिए, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे 11th 12th में आप जब जाते हैं तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से जो है केमिस्ट्री की एक पार्ट ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम 12th में आते हैं तो हमारे पास जो है पूरी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक टॉपिक है, बट जैसे जैसे आप 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पर ये एक अलग पार्ट होगा। और अगर आप उससे भी थोड़ा आगे केमिस्ट्री को डीप में पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स मिलेंगी, काफ़ी सारी मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी। सो ये जो है सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ इसके बारे में एक बहुत ही बेसिक सी नॉलेज जो है वो आपके सिलेबस में है। ओके, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ओके, सो इसके बारे में जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ओके, एंड ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन डिफरेंट अपने प्रॉपर्टीज़ के चलते जो ये लार्ज नंबर के कंपाउंड्स बनाता है, उन सभी को जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज़ में रखते हैं। सो एंड जो ये प्रॉपर्टीज़ मेनली जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं इतने लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंट होने में, वो हमारी सिर्फ 2 ही हैं, जो कि एक है टेट्रावैलेंसी मतलब कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। ओके, तो 4 नंबर को जो है हम केमिस्ट्री में टेट्रा वर्ड से डिफ़ाइन करते हैं। ओके, एंड कैटेनेशन जो है वो हमारे कार्बन की प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन्स बनाने की, बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाने की। सो यही 2 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सो हम सबसे पहले लिखते हैं दैट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन that are tetravalency and दूसरा क्या था? कैटेनेशन। पुट टुगेदर इनको जब हम एक साथ यूज़ करते हैं, हम मतलब जब वो कार्बन यूज़ करता है, पुट टुगेदर गिव राइज टू a large number of compounds। ओके, अब ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया जहाँ पर हमने इस कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर दिया। अब जो है हम अपना सेकंड पॉइंट लिखते हैं, जो कि क्या है? These compounds containing carbon are called organic compounds। अब चलिए, इनकी हमने डेफिनेशन तो लिख ली है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बट इनको जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है
ये ऑर्गेनिक वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनिक वर्ड हमें नेचर की तरफ ले जाता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है ना? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना होता है। जो भी हमें नेचर से ही जो भी वेस्ट वगैरह मिलते हैं उन्हीं को जो है हम खाद के रूप में या फिर कीटनाशक के रूप में यूज़ करते हैं। सो ऑर्गेनिक का मतलब है क्लियरली नेचर। सो इसका मतलब है, देखिए पुराने टाइम में क्या हुआ था कि पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खोज हुई थी तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले जो हैं हमारे लिविंग सब्सटेंसेस में मिले थे। तो वो जो हैं हमारे लिविंग सिस्टम से मिले थे। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हें धीरे धीरे ये लगने लगा कि जो ये हमारे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं ये जो हैं सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही बन सकते हैं, यानी कि ये जो हैं उसी सिस्टम में बन सकते हैं जिसमें प्राण हो, जिसमें लाइफ हो। ओके, इसीलिए जो है हमने इसको उस टाइम पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला। तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट these compounds were initially extracted from living substances लिखते हैं, from living substances, and it was thought that these carbon compounds could only be formed within a living system। सो ये जो हैं सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये सोच के बैठ गए, ठीक है। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, होलर, ठीक है, फ्रेडरिक होलर। एंड इनकी बात हम अभी बाद में करते हैं, पहले एक पॉइंट हमारा छूट रहा है जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं इनके लिए एक लिविंग सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने इसके पीछे एक रीज़न दिया, क्योंकि साइंस जो है वो फैक्ट्स पर चलती है, अनुमान पर नहीं। ओके, सो इसके लिए उन्होंने एक रीज़न क्या दिया कि इनके बनने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। वाइटल फोर्स मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति, यानी कि वो पावर जो किसी एक लिविंग सिस्टम के अंदर होती है उसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं। ओके, सो साइंटिस्ट ने जो है ये रीज़न दिया। सो हम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं दैट इट वाज थॉट दैट a vital force was necessary for their synthesis, यानी कि उनके बनने के लिए जो है एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है वो सिर्फ हमारे जैविक चीज़ें होती हैं उन्हीं में पाए जा सकते हैं। तो पहले जो है ये अवधारणा बनाई गई थी। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1828 में यूरिया बना दी, और बनाई कहाँ से, अमोनियम साइनेट से। लेबोरेटरी में इन्होंने यूरिया बना दी। भाई यूरिया जो होता है वो भी तो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना, क्योंकि उसमें भी कार्बन होता है, NH2CONH2। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। एंड NH4CN, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम, अमोनियम साइनेट। सो ये जो हैं दोनों ही कंपाउंड्स हमारे, एक मिनट इसको हम साइड में कर लेते हैं ताकि हमें इसको जो है फिर से मिटाना ना पड़े।
ओके, सो यहाँ पर जो ये हमारा अमोनियम साइनेट एंड यूरिया हैं, ये भी हमारे जो हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को यूज़ करके उन्होंने यूरिया बनाया। अब यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो हमारी ये जो जैव शक्ति वाली, वाइटल फोर्स वाली ये जो पद्धति चली आ रही थी, होलर ने आकर के एक्सपेरिमेंट कर करके इसको जो है खंडित कर दिया। अब लोगों की सोच चेंज होने लगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लैब में भी बनाए जा सकते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग सिस्टम ही चाहिए है या फिर जो है हमें कोई वाइटल फोर्स ही चाहिए है। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है पॉइंट, यही कलर ठीक है क्या, 1 सेकेंड, इसके लिए मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ। या सो फ्रेडरिक होलर, 1 सेकेंड, या फ्रेडरिक होलर, Frederick Holler disproved this in, क्या बताया था मैंने, 1828 में, by preparing urea from ammonium cyanate। सो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है। एंड होलर, फ्रेडरिक होलर का नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेडरिक होलर जो हैं वो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब में कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। एंड वो कंपाउंड क्या था हमारा, वो कंपाउंड हमारा यूरिया था। एंड यूरिया को उन्होंने काहे से बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया। ओके, सो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी चाहिए ताकि अगर मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं एंड जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उनमें भी आ सकते हैं। सो हर चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है। ओके, अब देखिए, अब हमने जो है जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 2 टर्म्स यूज़ करे थे कंपाउंड्स के लिए। ओके, तो अब जो है हम उन कंपाउंड्स के बारे में, उन टर्म्स के बारे में देखते हैं कि वो रियलिटी में क्या होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहला था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ये हमने कहाँ पर यूज़ करा था, जब हमने बॉन्डिंग ऑफ कार्बन पढ़ा था, है ना। सो अब हम देखते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, हम उन कार्बन के कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, सो द कार्बन कंपाउंड्स which have only single bonds are called saturated compounds। ओके, यानी कि जहाँ पर भी सैचुरेटेड वर्ड आए आपके माइंड में एकदम ब्लो हो जाना चाहिए दैट, यानी कि इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से क्या है, ये कंपाउंड्स जो होते हैं थोड़े स्टेबल होते हैं। सो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब देखिए, ये मैं कैसे, आप जो है इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड आपका स्टेबल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। अब भाई एक बात बताइए, हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो रिएक्ट क्यों करता है, रिएक्ट इसलिए करता है ताकि वो जो एलिमेंट है वो अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को पा सके, है ना। एंड वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्यों पाने की कोशिश करता है, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके, है ना। आराम करना तो सभी को अच्छा लगता है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब कोई चीज़ खुद स्टेबल है, यानी कि अब एक बात बताइए, एक बंदा है, ठीक है,
उसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो अपना आराम से उसकी मज़े में ज़िंदगी कट रही है, तो वो क्यों मतलब इधर उधर भागेगा? वो जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा, जो भी वो काम अपना डेली कर रहा है वो करेगा, बाकी उससे पैसा आ रहा है, उसकी लाइफ चल रही मज़े में, है ना? क्यों वो इतनी भाग दौड़ थोड़ी ना करेगा। बट वहीं जो एक पर्सन है जिसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ता है, उसके यहाँ पर मतलब तो उसको जो है इधर उधर देखना पड़ेगा ना कि मैं अगर ये काम करूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं ये काम करता हूँ जिससे मेरी लाइफ आसान होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड आपका स्टेबल है वो बोला है मेरी तो ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो फिर मैं क्यों किसी से रिएक्ट करूँ? तो वो तो अपना आराम से मतलब नहीं रिएक्ट करेगा। तो यही है कि जो कार्बन कंपाउंड हमारे स्टेबल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं दैट these compounds are stable and not so reactive। ये जो हैं इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब जैसे अगर हम बात कर लें किसी एक सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बात कर लें जिसमें जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इथेन का। ओके, इथेन का क्या होता है केमिकल फार्मूला C2H6। ओके, अब इसमें जो है हम अगर इसकी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? चलिए मैं यहाँ पे साइड में स्टेप भी लिख देती हूँ। सबसे पहला क्या है? दैट लिंक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन आपको बनाने हैं। ओके, एंड इनको, अब ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सो यहाँ पर जो है हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे इनके बीच में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? अब देखिए यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर हमने अभी पहले लेक्चर्स में पढ़ा था एंड अभी भी जाना है इस लेक्चर में भी, दैट कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन जो है इसकी होती है आपकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? दैट 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, तब जो है इसको जो है तब शांति मिलेगी, यानी कि 4 बॉन्ड्स जब ये बना लेगा तब इसकी बैलेंसी कंप्लीट होगी। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा कार्बन जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, दोनों ही कार्बन जो हैं वो एक दूसरे से सिर्फ एक बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इस कार्बन के भी ये 3 बॉन्ड्स अभी खाली हैं एंड इस कार्बन के भी जो हैं ये 3 बॉन्ड्स खाली हैं, है ना? अगर ये तीनों ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 के 6 बॉन्ड्स भी बना लेते हैं कार्बन किसी न किसी के साथ, तो ये हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, यानी कि स्टेबल होगा, है ना? सो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, ये जो बची हुई बैलेंसी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनको हम, अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है तो हम उन बची हुई बैलेंसीज़ को हाइड्रोजन से फुलफ़िल कर देते हैं, है ना? हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो एक एक बॉन्ड जो है हम वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लिखेंगे? दैट सेटिस्फाई द रेस्ट बैलेंसी विद हाइड्रोजन। सो जो बची हुई बैलेंसीज होंगी हम उनको हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी, सो ऑन। अब अगर हम देखें तो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों ही कार्बन्स के पास 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी कि हमारे दोनों ही कार्बन एंड सभी हाइड्रोजन जो हैं वो अपनी मस्त स्टेबल कंडीशन में हैं। अब बताइए, जब यहाँ पर सभी लोग खुश हैं तो वो क्यों बाहर हाथ मारेंगे, है ना? वो स्टेबल रहेंगे। तो इस तरीके से जो है हम बॉन्ड्स बनाते हैं एंड अगर हमें कोई कंपाउंड दिया होता है तो इस तरीके से हम उसकी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हैं हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड जिनमें पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अनसैचुरेटेड
कंपाउंड्स। अब जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे उनमें हमने सिंगल बॉन्ड देखा, तो बच्चा कौन है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब चाहे वो उसमें कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम दोनों को ही अनसैचुरेटेड बोलेंगे। देखिए सैचुरेटेड का मतलब होता है परिपूर्ण, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अपने आप को पूरा मान रहा है, ये अपने आप में खुश है ना। तभी तो हमने बोला कि ये स्टेबल है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये इतना ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रहा है। बट अनसैचुरेटेड क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि जो हमारा कंपाउंड है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। सो हम इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। द carbon compounds containing double or triple bond are called unsaturated compounds। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इनके बारे में भी हम अपना ये जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो लिख लेते हैं, दैट दीज कंपाउंड्स आर क्वाइट अनस्टेबल, सो दीज आर रिएक्टिव, these are more reactive, हम लिखते हैं more reactive than saturated compounds। अब ऐसा भी नहीं होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे फिर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता ना। अब एक बात बताइए, मतलब मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने बोला था कि मान लो उसका जो है अच्छा खासा, उस बंदे का काम धंधा अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो वो अपना मस्त लाइफ जी रहा है। बट अगर कहीं से उसे पता चल जाए कि यहाँ से मुझे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, इससे मेरी लाइफ और ज़्यादा आरामदायक हो सकती है, तो क्या वो तब भी कोई एफ़र्ट नहीं डालेगा, तो क्या तब भी वो कोई एक्शन नहीं लेगा, है ना। सो इस जगह पे क्या है कि हमारा जो कंपाउंड है वो वहाँ पर रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, बट ये चीज़ तय हो कि उन्हें अपनी प्रेजेंट कंडीशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। बट वहीं जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो उनको तो स्टेबिलिटी चाहिए ही है। सो दैट्स वाई वो तो ऑलरेडी रिएक्टिव होंगे ही, है ना। अब इनका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें जो है हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हों। सो इसके लिए सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, डबल बॉन्ड। तो इसमें हम क्या एग्जांपल लें, इसमें हम लेते हैं एथीन का एग्जांपल, एथीन जिसका फार्मूला होता है C2H4, ठीक है। अब इसमें हमें वही स्टेप्स जो हैं वो देखने हैं। हमें पहले तो जो है कार्बन कार्बन को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमें पहले ही दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाएं या ट्रिपल बॉन्ड लगाएं। आपको पहले जो है सभी चीज़ों को सिंगल बॉन्ड से ही कवर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम जो है बची हुई बैलेंसीज़ को हाइड्रोजन से कवर करेंगे, बट हमें ये भी देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने मौजूद हैं, है ना, कितने मौजूद हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हैं 4 हाइड्रोजन, तो हम इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, क्योंकि हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए हैं, है ना, हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए। तो हमने 2-2 हाइड्रोजन्स दोनों के पास लगा दिए। अब हम देखते हैं, काउंट करते हैं कि क्या हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए। सो 1 2 3, ये तो इसके 3 ही बॉन्ड्स हुए, 1 2 3। इसके पास भी जो है सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही हुए हैं, यानी कि दोनों ही कार्बन्स के पास जो है
एक बॉन्ड की कमी है। एंड हमारे पास जो है अब हाइड्रोजन्स भी नहीं है जो हम इसकी बैलेंसी को जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें, है ना। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कार्बन्स के बीच में एक और बॉन्ड बना देंगे, तो ये जो है हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। एंड अब अगर हम काउंट करते हैं तो दोनों ही कार्बन्स के पास 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि हमारे जो दोनों ही कार्बन्स हैं उनके पास 4 बॉन्ड्स हैं। अब वहीं अगर हम इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये कैसी बनेगी हमारी, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के जो है पास एक एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है ना, आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास 4 होते हैं, तो हम हर कार्बन के जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, ये 4 बना दिए। अब हम जो है इनकी बैलेंसीज़ को कंप्लीट करते हैं, बैलेंसीज़ को फुलफ़िल करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हाइड्रोजन्स की करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ओके, एंड जो ये अब इधर आ जाते हैं, इसका ये इसके ये वाला ले लेता है, ये हाइड्रोजन इसका ये वाला ले लेता है। ओके, एंड फिर आती है बारी कार्बन की। तो अब कार्बन क्या करता है, इसके पास हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब हाइड्रोजन को दिया है दिया है इलेक्ट्रॉन, तो वो हाइड्रोजन से लेगा भी तो। बट अगर वो ये वाला कार्बन जो है वो हमारा अगर इन दोनों भी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब भी इसके पास जो है सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। सो इस तरीके से लाइक दिस। 1 सेकेंड, इसको हम हटाते हैं, ये कुछ सही नहीं बना है। 1 सेकेंड, या सो यहाँ पर जो है ये हमारा जो कार्बन है ये क्या करता है, ये यहाँ से इस 1 सेकेंड मैं हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ फिर से। सो यहाँ पर ये कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स लेता इस कार्बन के भी ले लेता है, एंड वही ये वाला भी करता है, ये इन हाइड्रोजन से लेता 1 सेकेंड, ये ज़्यादा ये फैला दिया मैंने। सो ये जो है इन हाइड्रोजन्स के भी इलेक्ट्रॉन्स लेता इसके भी ले लेता है। सो इस तरीके से जो है हमारी इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। सो दैट इज़ वाई इनके बीच में 2 बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर जो है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बात करते हैं, चलिए, इथाइन की। इथाइन जो है इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2। अब हमें इसमें भी जो है उसी टाइप से जो है हमें इसमें भी स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम दोनों ही कार्बन्स को कनेक्ट करेंगे एक सिंगल बॉन्ड से, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं। हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक हमने इधर कनेक्ट कर दिया, एक इधर कनेक्ट कर दिया। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन्स को 2 बॉन्ड्स की ज़रूरत है, तो हम ये 2 बॉन्ड्स इस तरीके से बना देते हैं, एंड ये हमारा जो है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एंड अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर जो है दोनों ही कार्बन्स की एंड हाइड्रोजन की बैलेंसी जो है वो फुलफ़िल हो जाती है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनती है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन अगर लेगा तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। सो हम कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे एंड बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स अंदर रखेंगे। सेम हम इस कार्बन के साथ भी करेंगे,
क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड को ही, एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर के हमें शेयरिंग करनी है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसको। वहीं बीच में जो ये हमारे कार्बन है, ये क्या करेगा, ये इसके 3 कार्बन लेता हुआ हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एंड यहाँ पर ये वाला जो है, इसके लेता हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। सो दैट इज़ वाई दे फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि आपको जो है ये जो भी प्रोसेस है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड शेयर बटन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।